बॉन्ड एंगल तो समझ चुके हैं कि बॉन्ड एंगल में क्या होता है कि सभी जो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो एक डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिग्री ऑन डिग्री आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे जाके इसमें शेप आती हैं कि कौन से टेट्राहेड्रल होते हैं, ट्राईहेड्रल होता है, हेक्सा होता है, तो वो आगे जाके आता है इसमें, ठीक है। वहीं अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे देखो, एक मॉलिक्यूल लेते हैं H2, सिंपल सा लेते हैं H, और ये आपस में एक बॉन्ड के साथ ये कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को हमें, ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, बस इसको हमें ब्रेक करना है। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर हमें ब्रेक करने की होती है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे ही इसमें इस लेवल पे आते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक एटम्स पे आते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अगर हम इसको देखें तो हमें इसमें 435 किलो जूल मोल, मतलब इतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 435 किलो जूल इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। लेकिन देखो यहाँ पर मोल है, तो एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ओनली एक सिंगल बॉन्ड का हम निकाल सकें कि इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम मोल लेते हैं। मोल मीन्स ऐसे मान लो आप, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, उसको कहते हो भाई 1 किलो गुड़ दो, तो मान लो इसमें 10 पीस आते हैं गुड़ के, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे आप कहीं शॉप पे जाओ, बोलो मुझे 1 मोल दो एटम्स के, तो उसमें कुछ एटम्स आते हैं, ठीक है ना। तो मोल जैसे किलो की तरह ही मान लो आप इसको, कि इसमें काफ़ी एटम आते हैं। तो एक का एक्यूरेट बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मोल काफ़ी का हमें बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये कुछ मोल के एटम्स होंगे यहाँ पे, तो उनको तोड़ने के लिए, उनकी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किलो जूल की, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई इसमें। तो एक बात तो हमें ये बताता है कि हाँ, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब इस बॉन्ड को इतनी एनर्जी मिलेगी तभी टूटेगा। लेकिन मोल्स, रिमेंबर रखना, मोल्स में काफ़ी एटम्स आते हैं, मतलब इसी का किलो का भाव मान लो आप, उस टाइप में। लेकिन दूसरी बात ये भी बोलता है कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है केवल गैस स्टेट में ही बोल रहा है, हमें ये दूसरी स्टेट की बात नहीं कर रहा है। मतलब अलग अलग स्टेट के लिए हमें अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये बात भी हमें ये बताता है। लेकिन इनके जो ये एटम्स हैं, इनके रोल भी बदलते जाते हैं। जैसे जैसे इनका जो कॉम्बिनेशन है ये दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होते हैं, वैसे वैसे इनके रोल भी बदलते जाते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे H2O लेते हैं, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम आते हैं, वो आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखो तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें E1 की ज़रूरत होगी, जो होती है 502 किलो जूल मोल, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, देखो दोनों एक एंगल पे लगे हुए हैं इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए इतनी एनर्जी लगी है तो इसके लिए भी सेम एनर्जी लगे। क्यों? क्योंकि जब पहला ब्रेक होता है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो पहले ब्रेक होने के बाद कितनी भी एनर्जी ज़्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि दोनों, अगर ये E1 है और ये E2 है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो दोनों सेम नहीं हो सकती, क्योंकि पहले को तोड़ते ही पूरा मॉलिक्यूल है ना अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो और इस बॉन्ड को कम में भी हम तोड़ सकते हैं। तो ये 502 पे टूट गया, तो ये अपने पास 427 किलो जूल मोल में ब्रेक होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम एक मॉलिक्यूल की कोई ऐसे तो बता नहीं सकते कि कितनी एक्चुअली इसकी कौन सी इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं इन एनर्जी का, जो तोड़ने के लिए हमें ज़रूरी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो अगर हम 502 + 427, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, तो इतनी हम कह सकते हैं कि इतनी एवरेज एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर हम इसी में एक और एग्जांपल देखें, जैसे मीथेन ले लेते हैं हम,
ठीक है, इसमें हम एक मीथेन का एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अगर मीथेन में ये फर्स्ट बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए हमें रिक्वायरमेंट एनर्जी की होती है 435 किलो जूल। हम सेकंड में ब्रेक करेंगे तो देखो मैंने कहा कि जब फर्स्ट बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि देखो सभी, अगर आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर से पहले पढ़ा हो तो सभी अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करते हैं, मतलब अपने जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फुलफिल करने की ट्राई करते हैं, जैसे 3p होते हैं ना, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, तो सभी इनको फुलफिल करने की ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे पहला बॉन्ड टूटता है ये इससे अलग हो जाता है, तो ये इससे अलग होगा तो ये जो है ये थोड़ा अनस्टेबल होगा। तो वही बताया कि जो दूसरे जो बॉन्ड्स हैं तो इनको एनर्जी ज़्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है। कि ज़्यादा इसलिए लग सकती है कि ये जो एटम है इनको जाने नहीं देगा, मजबूती के साथ पकड़ लेगा, या ये हो सकता है अपने आप को स्टेबल और करने के लिए ये इसको रिलीज भी करने दे। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो हमें नीड होती है 435 किलो जूल मोल की। वहीं हम सेकंड करेंगे तो इसमें 444 किलो जूल मोल की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड को भी हम जब ब्रेक करते हैं तो 44 किलो जूल, और जैसे हम फोर्थ वाले को तोड़ते हैं तो 339 किलो जूल मोल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब फर्स्ट हम तोड़ देते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, तो ये अपने आप को क्या तो स्टेबल करने की ट्राई करेगा बाकी इलेक्ट्रॉन से एडजस्ट करके, या ये निकालना चाहिएगा, तो हमें कम भी लग सकती है और ज़्यादा भी लग सकती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है। और हम किसी का एग्जैक्ट ये नहीं बताएंगे कि इसमें इतनी की रिक्वायरमेंट, जैसे 435 किलो जूल, सभी का हम एवरेज निकाल लेंगे, 435 इनको ऐड करके इनका एवरेज निकालेंगे कि हमें मीथेन को ब्रेक करने के लिए एवरेज जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, या इनका जो भी एवरेज निकल के आएगा तो हम वो बताएंगे। तो इसमें एक बात और है कि जो इसमें जो एटम्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो OH है और इसमें भी OH है, ठीक है ना, इसमें एक OH का इधर बॉन्ड बनता है और इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी एक OH बॉन्ड क्रिएट होता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने, देखो है तो OH, दोनों में दोनों OH है, और इस बॉन्ड को तोड़ने में और इस बॉन्ड को तोड़ने में लेकिन एनर्जी अलग लगती है। डिपेंड करता है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये किसी पावरफुल बंदे के साथ कनेक्टेड है या किसी वीक बंदे के साथ कनेक्टेड है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ पर बहुत स्टेबल है और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आइटम्स हैं, इसमें कम आइटम्स हैं, ये मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने के कारण, और ये ना ये भी स्टेबल है लेकिन इसमें जो एटम्स हैं वो कम है, ठीक है ना, और इसमें एटम्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और इसके ब्रेक होने पर ये सभी का थोड़ा तितर बितर हो जाएगा। तो सभी एटम्स ट्राई करेंगे कि ये बॉन्ड ना टूटने दें, क्योंकि हम अनस्टेबल हो जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे, और इसमें कम एटम्स हैं तो ये भी ट्राई तो करेंगे लेकिन इतना ट्राई नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पे है, कौन सी केमिकल रिएक्शन में है, कौन से मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पर ये जो है ये डिपेंड करता है। तो इनको तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो कभी सेम नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, कौन सी केमिकल रिएक्शन में ये कनेक्टेड है। अगर आप बात करो, जैसे अब इसमें एक और बात करते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो ये आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। इन गैस में लेते हैं हम, क्योंकि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी गैस वाले आइटम के लिए है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे आपस में तो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एस, और अगर आप इसको शो करना चाहो तो बॉन्ड एंथैल्पी को, तो हम AH- ऐसे हम शो कर सकते हैं इसको बाय मैथमेटिकली। तो इनको ब्रेक करने के लिए ये डबल बॉन्ड है, देखो पहले सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों की पावर अलग अलग होती है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सेकंड जो डबल बॉन्ड होता है वो उससे कम, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो थोड़ा उससे कम। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 498 किलो जूल मोल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें
तो नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अगर आप गैसीय स्टेट में देखो तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और है ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को हमें ब्रेक करने के लिए हमें इसमें समथिंग 900 अबव हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 900 साइड 58 है, 58 किलो जूल मोल, इतनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इससे डबल मान लो। तो डिपेंड करता है सारा इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी का खेल है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने का नहीं है, वो कहाँ पर है, वो कैसी सिचुएशन में है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंथैल्पी का सारा खेल कौन से मॉलिक्यूल के अंदर है, वो एटम कहाँ किससे जुड़ा है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कौन सी एंगल पे जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, और फिर उसके हिसाब से उसकी एनर्जी हमें चाहिए होती है। एक्चुअली जो ये चीज़ है हम कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ, हम कैसे जानते हैं, जैसे बॉन्ड एंगल या बॉन्ड एंथैल्पी या जो बॉन्ड लेंथ है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक हम यूज करते हैं इसके लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी थोड़ा उसका डिस्कशन है। आगे जब इन फ्यूचर जब हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा एक चैप्टर मिलता है, तो वहाँ पे आप ये क्लियरली समझाता है कि हाँ कि कैसे हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, किसी बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें मदद मिलती है। तो वो तो आगे जाके आएगा, लेकिन हाँ अगर आपको जानना हो कि कैसे हम जानते हैं तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज़ करते हैं हम इसको जानने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बॉन्ड एंगल मीन्स होता है कि एटम्स के बीच में बॉन्ड्स, और बॉन्ड एंथैल्पी की उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो ठीक है।